हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने बिश्नोई परिवार के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीईटी परीक्षा 2023 के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास में थे गुप्त काल। ठीक है, और बार बार पूछे जाने वाले जो सवाल है वो रहने वाले हैं और 30 से भी प्लस है वो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बस इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 की तरफ देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि नगरों का कार्मिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब कौन से काल में नगरों का सबसे अधिक है जो पतन हमें देखने को मिलता है। हाँ, तो ऑप्शन आपके सामने है। पहले ऑप्शन में है राष्ट्रकूट, दूसरे ऑप्शन में है बी में है सातवाहन युग, गुप्त काल या प्रतिहार काल। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है, तो वो होने वाला है अपना गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में जो नगरों का मतलब कर्मी के निक्रम से मतलब पतन मतलब होने को हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। देखिए, कुतुब मीनार के एक निकट ही स्थित हैं लौह स्तंभ। ठीक है, तो मतलब साइंटिस्टों का जो ध्यान है उसकी तरफ जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है। ठीक है, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण, या उसकी पुरावस्था के कारण, या उसकी चमक दमक के कारण। तो इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा कि जो लौह स्तंभ है मतलब उन पे जो जंग लगने के कारण। ठीक है, हाँ, उस पे जंग रोधकता यानी जंग नहीं लगने के कारण। ठीक है, जंग रोधकता के कारण जो वैज्ञानिकों का ध्यान है वो जो लोहे स्तंभ है वो आकर्षित कर रहा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घंटोत्कच गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्र वंश का संस्थापक है वो हमें कौन हम किस बात की करें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे श्रीगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या समुद्रगुप्त। गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, तो कौन था, तो वो था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गुप्त किसके सामंत थे यानी किसके अधीन थे। कुषाणों के, सातवाहनों के, मौर्यों के, या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के जो शासक थे तो वो किसके सामंत थे, तो वो थे कुषाणों के। ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ठीक है, कन्नौज को सर्वप्रथम किसने महत्व दिया, किस महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे। मोहकरी, कुषाण, मौर्य, या गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मोहकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आपके इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए और आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है,
तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधीराज की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन आपके सामने है 4, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने। तो महाधीराज की उपाधि है वो सबसे पहले कौन धारण करते हैं, तो वो करते हैं हमारे चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सही आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महिर कुल का संबंध था। महिर कुल का संबंध है वो किस वंश से है, कोषाण से, भोकरी से, गुप्त से या हुण से। तो वो संबंध है हुणों से। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। आपको पता ही होगा, महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ जिसने जीरो यानी शून्य का आविष्कार किया था, तो कौन हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इतना बड़ा आपको हिंट मिल गया है तो आपको पता ही होगा ऑप्शन क्या है। देखिए 4 ऑप्शन को आप देख लेते हैं। पहले में है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी में है भानुगुप्त और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो गुप्त शासन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति हुए जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, कौन सही सुमेलित नहीं है नहीं गलत है। ठीक है, तो विशाखादत्त जिसकी रचनाएं हैं, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि, मेघदूत, वाग्भट, अष्टांग हृदय, कमांडक, नीतिसार। तो मतलब इस क्वेश्चन को आप तभी सही कर पाएंगे जब इस सभी शासक और सभी उसके द्वारा रचित ग्रंथ या रचना का जो नाम है आपको याद होगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो भर्तृहरि है, ये मेघदूत, ये इससे मेल नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा कौन सी थी, हिंदी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी यानी सरकारी भाषा कौन सी थी, तो वो थी संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। फिर से देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, 10 कुमार चरित, दंडित, मृगकष्टेम शूद्रक, प्रियांक प्रस्तुति, रविकृति या किरातयु नुजम भारवी। तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी प्रियांक प्रस्तुति। ठीक है, तो ये कवि कृति के द्वारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे 13 नंबर सवाल है। हाँ, इतिहासकार वी.एन. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा भी गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि इतिहासकार जिसका नाम क्या है, वी.एन. स्मिथ, इसने मतलब किसको कहा है, मतलब किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके सामने, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या चंद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महासभापति, गज सेना का अध्यक्ष, महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री और महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी।
तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो महाश्वपति जो गज सेनापति का अध्यक्ष ये नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? कि गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण होने से रोका था? तो 4 गुप्त वंश के शासक आपके सामने हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्कंदगुप्त, जो जिसने रोका था, ठीक है, हूणों को भारत में आक्रमण करने से स्कंदगुप्त ने रोका था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16 नंबर। हाँ, किसने अंतिम संघ शासक जिसका नाम क्या है रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर संघों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? समझ रहे हो आप क्वेश्चन क्या कह रहा चाहना है कि जो गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी और संघों का अंतिम रूप से मतलब उसका पतन कर दिया, ठीक है। तो वो कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या करके जो संघों का जो नामो निशान है वो मिटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश थे तो वो किसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं? राजस्व एवं भूमिकर के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए या साम्राज्यवाद के लिए? गुप्त राजवंश है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो प्रसिद्ध थे कला एवं स्थापत्य के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुप्त वंश थे, गुप्त राजवंश थे जो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सर्वे राजो सेता, इसका मतलब क्या होता है कि सभी राजाओं को उखाड़ कर फेंकने वाला। एक बार शब्द को फिर से सुन लीजिए कि सर्व राजोसेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ये उपाधि मतलब किसने धारण की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है? सर्व राजो श्वेता, यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, ठीक है। तो ये इसकी उपाधि है, ठीक है। ऑप्शन है जो ए है वो अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित हैं? बुद्ध काल से, गुप्त काल से, हड़प्पा काल से या मौर्य काल से? अजंता कलाकृति है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? तो वो है गुप्त काल से, ठीक है, गुप्त काल, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंत में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंत में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समुद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त सेकेंड या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसकी उपाधि कौन सी थी? ये सर्वराजो से था, ठीक है, ये उपाधि थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 ये, हाँ।
21 नंबर सवाल है आपके सामने। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कुछ विद्वान जो मानते हैं कवि कालिदास को, वो किसके राज कवि थे? तो वो किसके थे? चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी विक्रमादित्य जिसकी उपाधि थी, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या समुद्रगुप्त के। तो इसका सही आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त सेकंड के जो राज कवि थे कालिदास। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। आपको भी ध्यान में रखना है कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड। तो तांबे के सिक्के है वो सबसे पहले वो गुप्त वंशों से जो कौन है वो जारी करते हैं, तो वो करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, रामगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर सवाल। देखिए, अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? वैष्णव मत से, शैव मत से, जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से। तो वो है संबंधित, किस धर्म से संबंधित है? हाँ, वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, जो गुप्त वंश से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गुप्तकालीन पुस्तक, गुप्त काल के समय रचित की गई जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है? नवीनतंकम। नवीनतंकम का संबंध है वो किससे है? चिकित्सा से है, धातु विज्ञान से है, खगोल शास्त्र से है, या गणित से है। तो नवीनतकम का जो पुस्तक है उसका संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा से। ऑप्शन ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था? देखिए, उत्तर युग में एक विश्वविद्यालय होता है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है? 4 विश्वविद्यालय का जो नाम है आपके सामने, नालंदा, वल्लभी, कांची, या तक्षशिला। तो सबसे प्रसिद्ध है वो विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। 26 नंबर सवाल, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? मतलब वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक, यानी गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया, यानी जो गणित ये जो सब्जेक्ट है वही ये सबसे अलग है। ठीक है, तो ये किसने कहा? ब्रह्मगुप्त ने, धन्वंतरी ने, आर्यभट्ट ने, या वराहमिहिर ने। तो ये कहते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, जो एक खगोल विज्ञान एवं महान गणितज्ञ भी होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था जो शून्य के आविष्कार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, एरण। देखिए, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एरण अभिलेख। ठीक है, ये एरण एक अभिलेख का नाम है। तो एरण अभिलेख का संबंध है वो किस शासक से है? 4 शासक आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, भानुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम। तो एरण अभिलेख का संबंध है वो है भानुगुप्त से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो निम्न में से जो कौन सा ऐसा गुप्त वंश का शासक था जिसने मतलब सिक्कों पर अपना फोटो जो वीणा बजाते हुए अंकित करवाया? ठीक है, तो वह कौन था? तो वह था हमारा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
29 नंबर सवाल, अफगान अफगान किसके शासनकाल में भारत आया था? अफगान वो किसके शासनकाल में भारत आता है? तो वो आता है, किसके शासनकाल में आता है? किसके शासनकाल में आते हैं? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, तो आपके सामने है, स्क्रीन पर है। तो देखिए इस सवाल को अच्छे से समझिए कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? नहीं का ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि नहीं का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो कारण है वो गुप्त वंश के पतन का कारण है, वो नहीं है। ठीक है, पहला है ऑप्शन प्रांतीय शासकों का विद्रोह, तो बिल्कुल सही है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, गलत। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल। और हुणों का आक्रमण, बिल्कुल सही। तो इसका जो गलत कारण है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाता है तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है वो गुप्त वंश से संबंधित थी, तो यहाँ पर समाप्त होती हैं। और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वैसे आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, डेली लाते रहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसकी लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, हाँ, तो वैसे जल्दी से इस वीडियो को हम एंड करते हैं और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो की किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। और कमेंट में बताओ अगला जो वीडियो का टॉपिक है वो कौन सा रखें, और बस अपनी राय कमेंट में दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 4:37 p.m.